करेंगे कुछ। करो। है भाई आगे। चलो मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन करेगा इस सवाल को? सवाल बोला गया है 3 साल में सीआई और एसआई का डिफरेंस 277.5 रुपए है और प्रिंसिपल 12,960 रुपए है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, वार्षिक संयोजित होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। अगला टाइप आपके सामने देखो, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चुपचाप पढ़ लो मेरे दोस्तों, मुर्दे की तरह, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगला टाइप आपके सामने आएगा, ध्यान सुनिएगा। अगला टाइप आपके सामने आएगा, आपको 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा और आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे ब्याज की दर पूछी जाएगी, समझे? क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अभी थोड़ा मुश्किल टाइप है मेरे दोस्तों, ठीक है ना? इसका बेसिक कंसेप्ट समझना भी थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। आपको 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया जाएगा, प्रिंसिपल दिया जाएगा, ब्याज की दर पूछ जाएगी। कल मैंने आपको 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई के डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवा दिया। अब सुने मेरे प्यारे भाई, जैसे हमें यह बात पता है कि 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:1 होता है। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो है वो 3:1 होता है। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो है, ये जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, ये जो कैलकुलेशन है, यहीं से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकलता है। यहीं से 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस निकलता है। आपको ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज की दर आपको निकालनी है R% पर एनम, है ना? ब्याज की दर आपको निकालनी है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ब्याज की दर जो है उसकी मैंने मान ली कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है, 1/x। ठीक है ना? जैसे सपोज ब्याज की दर 20% है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो अगर मुझे ये x पता लग जाए, अगर मुझे ये x पता लग जाए तो ब्याज की दर आ जाएगी। तो मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो ये x का मान निकालना है। ठीक है ना? आपको सवाल में 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है और आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया है, ब्याज की दर पूछिए। तो ब्याज की दर जो है रेट परसेंट, वो जैसे ब्याज की फ्रैक्शन जो वैल्यू 1/x है। हमने क्या सीखा है, चूंकि कहानी 3 साल की है, कहानी 3 साल की है, तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लो? ये बटे एक्स आ रहा है। प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों आप x⁻³ मान लीजिए कि माना हमारा जो प्रिंसिपल है वो ये है। मैंने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो x⁻³ है। जैसे सपोज ब्याज की दर क्या आती है? 20% 1/5। तो मैं प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूं? 5 का क्यूब 125 यूनिट प्रिंसिपल मान लेता हूं। ये होता है। ब्याज की दर 1/x है। अब 1/x करते जाओ। x³ का 1/x करूंगा क्या आएगा? x³ का 1/x करूंगा क्या आएगा? x² आएगा। फिर मैं x² का 1/x करूंगा, x आएगा। फिर मैं x का 1/x करूंगा, 1 आएगा। x का 1/x, तो ये 1/x करते चलेगा। x³ का 1/x x², x² का 1/x x का 1/x करेंगे 1। तो आप मुझे बताओ 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 3x + 1। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 3x + 1 यूनिट आएगा। बेटा ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये आया है रेशियो में आंसर। ये रेशियो में आंसर आया है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 3x + 1 यूनिट आया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आपका प्रिंसिपल x³ यूनिट है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो 3x + 1 यूनिट आएगा। अगर आपका प्रिंसिपल x³ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यूनिट क्या है मेरे दोस्तों? ये यूनिट क्या है, इसकी क्या वैल्यू, ये तो हमें पता ही नहीं है। ये तो यूनिट्स को गायब अगर मुझे करना है बच्चों, अगर मैं इसको प्रिंसिपल से भाग दे दूं
हमारा प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? हमारा प्रिंसिपल है एक्स क्यूब यूनिट। प्रिंसिपल कितना है? एक्स क्यूब यूनिट। अगर आपका प्रिंसिपल एक्स क्यूब यूनिट है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे वो 3x+1 यूनिट है। ये यूनिट से आपका जो भी यूनिट्स है मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस और प्रिंसिपल का जो अनुपात आ गया वो 3x+1/x³ आ गया। फॉर्मूला है। जिसको एक कंसेप्ट समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो इसको रट लो कि ये है बेसिक कंसेप्ट। इस बेसिक को समझने के लिए भी आपको 5 बार पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, एक बार नहीं 5 बार। यह बेसिक समझने के लिए पहले 5 बार बेसिक पढ़ना पड़ेगा आपको। 5 बेसिक क्रॉस करके आता है ये 6ठा बेसिक। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया, ब्याज की दर पूछी है, तो कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्तों और हम कंपेयर करके निकालेंगे। ब्याज की दर है 1/x। मेरा मकसद x का मान निकालना है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस को अगर आप प्रिंसिपल से भाग देंगे मूलधन से तो क्या आएगा? 3x+1/x³। 3x+1/x³। आप बोलोगे हाँ सर 3x+1/x³। किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, कॉपी में उतार लो। अब ये सवाल है आपके सामने, इस पर बेस्ड सवाल एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बोला है यदि 3 साल में सीआई एसआई का डिफरेंस 277.5 है, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 277.5 रुपए है और प्रिंसिपल 12,960 रुपए, मूलधन 12,960 रुपए है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मैंने अभी अभी क्या कंसेप्ट सिखाया? मैंने अभी अभी कंसेप्ट सिखाया है कि भाई 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के डिफरेंस को अगर मैं प्रिंसिपल से भाग देता हूं तो 3 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस को अगर मैं प्रिंसिपल से भाग दूंगा तो भाग देने पर 3x+1/x³ आएगा। मेरा मकसद x का मान निकालना है। अगर x का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व। सवाल में आपको 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना दिया है? 277.5। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना दिया है? 277.5। प्रिंसिपल कितना दिया? 12,960। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया? 12,960। अब मेरे दोस्तों आपको यहां से निकालना है x। x कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके, तुलना करने। दशमलव हटाओगे तो यहां 0 बढ़ जाए। इससे जाएगा 25 से, तो 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 2, 25 से कम 25 से 25 चौका 100। 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 111 37 बार। 3 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 432 बार। तो 432 चौका 1728, ऊपर हो गया जी 37। 432 चौका हो गया 1728 और ऊपर हो गया 37। तो 37/1728 ये हो गया 37। 37 बटे नीचे हो जाएगा 432 चौका 1728। ये आगे कैलकुलेशन करके आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे ये x³ है, तो देखो ये भी क्यूब बन गया, ये भी क्यूब बन गया। 1728 किसका क्यूब बन गया? 12 का क्यूब। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि x 12 है, तो ऊपर है 37। देखो 37 क्या है? 12 तिया 36 1 37। अगर आप देखो 37 को भी यही फॉर्म में लिख सकते हो, 3 गुणा 12 + 1, 12 तिया 36 1 37। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर आप लेफ्ट साइड को और राइट साइड को कंपेयर करो, तुलना करो, तो हर कोई ये कह सकता है कि x की जगह 12 लिखा हुआ है, x का मान ही 12 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेटे अगर x का मान ही 12 है तो ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/x। 1/x मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि भाई ब्याज की दर की फ्रैक्शन वैल्यू 1/x है। x का मान निकालो, ब्याज की दर अपने आप आ जाएगी 1/x। x कितना निकाला मैंने? 12। तो ब्याज की दर 1/12 है और 1/12 जो होता है वो 8:1/3% पर एनम होता है। 8:1/3% पर एनम बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का तरीका है ये बेटा, थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। बहुत रेयरली, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फेमस है या बहुत ज्यादा पेपर में आएगा, आ गया कभी कभार इस पे सवाल,
ठीक है, ये करेंगे बच्चों। सवाल नंबर है 44, करो बेटा। एक और क्वेश्चन बोला, ब्याज की किस दर पर 79872 की राशि पर 3 साल में CISI का डिफरेंस 3900 रुपए हो जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको यह सिखाया है कि 3 साल के CI और 3 साल के SI के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ जो अनुपात है वो ये होता है 3x+1/x³। 3 साल के CI 3 साल के SI के डिफरेंस का अगर मैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन से अनुपात लूंगा तो 3x+1/x³ होगा। मुझे यहां से x का मान निकालना है। सवाल में आपको प्रिंसिपल दिया है, बोला है ब्याज की किस दर से 79872 की राशि पर 3 साल के CI SI का डिफरेंस 3900 रुपए होगा। 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस 3900 रुपए, यहां वैल्यू रखो। बस 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस कितना है? 3900 रुपीज, 3900 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे? प्रिंसिपल है 79872 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है? 79872 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब बताओ कंपेयर करके यहां से जाएगा क्या? 13 13 78, एक तेरे कम तेरे 5, हाँ तेरे से जाएगा। तेरे से काटेंगे 3900 को 300 बार, तेरे से काटेंगे तो 13 चिंग 78, एक तेरे कम तेरह, 5 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 6144। किससे जाएगा ये? 4 4 8 और एक 9 6 15। तो ये मेरे दोस्तों ये 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी, 12 से चला जाएगा। ये 12 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60, ये 12 से जाएगा। तो 12 पंजे 60, एक 12 कम 12 और ये 12 दूनी 24। ये आ गया 25/512। ऊपर बच गया 25, नीचे बच गया 512। कैलकुलेशन मैंने कर ली, जब मैंने काटा कूटी की तो 25/512 आ गया। ठीक है ना बेटे? 512 क्या है? अगर नीचे x³ है तो देखो यहां भी x³ बनना चाहिए। 512 क्या? 512 है 8 का क्यूब। ऊपर कहीं x का मान 8 तो नहीं, तो देखोगे 3 8 24 1 25। अगर आप देखोगे तो 25 वही है, 3 × 8 + 1, 3 8 24 + 1। तो आप कंपेयर करोगे लेफ्ट साइड को राइट साइड को, कंपेयर करके तुलना करके x का मान निकालोगे। तो कंपेयर करने से x का मान कितना आया है? 8। तो तुलना जब मैंने करी तो x का मान 8 आया है। तो बेटे ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/x। x का मान 8 आया है। अब 1/8 कितना होता है? 12.5% पर एनम ब्याज की दर है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल। ठीक है बच्चे, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भाई इस टाइप का। लास्ट सवाल नंबर 45 करें। जल्दी से बनाओ भाई। हाँ हमेशा लगेगा इस टाइप के सवाल में, हमेशा। करो।
है ना। ये सवाल नहीं कर पाओगे आप, इस सवाल में होगी बेटे परेशानी आपको। अच्छा सवाल है। बोले 51,450 की राशि पर 3 साल के लिए CI/SI का डिफरेंस 13,800 का अंतर होने पर ब्याज की दर क्या है। भाई मैंने आपको बताया है कि 3 साल के CI और 3 साल के SI के डिफरेंस का अगर मैं प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो 3x+1/x³ आएगा। अब यहां पे 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस कितना है, 13,800 रुपए। बच्चों प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 51,450। ये कंसेप्ट सिखाया है कि 3 साल के CI/SI के डिफरेंस का प्रिंसिपल के साथ रेशियो लूंगा तो 3x+1/x³। x का मान अगर पता चल गया तो यहां से हम ब्याज की दर निकाल सकते हैं। अब ये 0 से 0 मेरे दोस्तों कटी जाना है। कि 23 से भी कट रहा है, ये 23 से देख लेते हैं। 23 छिक्का 138, 23 दूनी 46, 46 के बाद बच गया 5, 23 दूनी 46, 46 के बाद बच गया 5, तो 23 दूनी 46, 46 के बाद बच गया जी 9। 23 से नहीं कट रहा ये, ठीक है भाई। और उसके बाद मेरे दोस्तों ये आ गया आपका 138, 8 और 1 9 3 12, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 5 4 9 5 1 6 15 से कट रहा है। 15 से काटते हैं तो 15 निम्मा 135, 135 के बाद बच गया 3 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45, बच गया 6, 15 चौका 60, 4 15 तिया 45। तो बेटे ये आ गया, ऊपर बच गया 92, नीचे बच गया 343, 92/343 ये आ गया 92/343। ये बहुत बेहतरीन सवाल है जो कि SBI PO के पेपर में आया था। आप देखो SBI PO का सवाल है बेटे, SBI PO का सवाल हल्के मत लेना, 92/343। अब नीचे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये x³ 343 से 343 7 का क्यूब है, तो कहीं x का मान 7 तो नहीं, कहीं x का मान 7 तो नहीं, लेकिन ऊपर तो 3 7 21 1 22 होना चाहिए। फिर अगर x का मान 7 है तो ऊपर तो 3 7 21 1 22 होना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 92 है। इसका मतलब गड़बड़ है भाई, x का मान 7 नहीं, यहां से कुछ तो गड़बड़ है। इस सवाल का आंसर 14.28% नहीं है। एक्चुअली देखो ये जो कंसेप्ट है ना आपके सामने, ये ज्यादातर बैंकिंग के पेपर में, CDS के, कैट के हाई लेवल के एग्जाम में आता है, सड़क छाप पेपरों में नहीं आता है। और भारत में अगर 100 टीचर पढ़ा रहे तो 100 में से मात्र 4-5 टीचर इस कंसेप्ट को पढ़ाते होंगे, और उन 4-5 टीचर में से एक टीचर ही मेरे दोस्तों आपको इस लेवल तक पढ़ाएगा, क्योंकि यहां से x का मान कितना आया है 8, ब्याज की दर 1/8 होगी। यहां से x का मान कितना आया है मेरे प्यारे भाई, यहां पे x का मान आया है 12, ब्याज की दर 1/12 हो गई। लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि भैया अगर सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की दर है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/20 होती है, तो यहां तो x का मान 20/3 आएगा ना। यहां तो x का मान ही फ्रैक्शन में है, 3 को नीचे ले जाऊंगा तो यहां तो x का मान ही फ्रैक्शन में। इसका मतलब यहां x का जो मान है ना बेटे वो 7 नहीं है, यहां x का मान फ्रैक्शन में है, भिन्न में है। समझे बात को। सपोज एग्जांपल के लिए ब्याज की दर 15% है, 3/20, तो ऊपर तो 1 बनना चाहिए, 3 को नीचे ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या बनती है 20/3। तो यहां से मेरे प्यार भी x का जो मान है वो 7 नहीं है, ठीक है बच्चों। अब ये 7 क्यूब है, ऊपर क्या है 92, 92 का मतलब 23 चौका 92, 92 को मैं एक ही तरीके से लिख सकता हूं 4 गुणा 23, 23 चौका 92, ठीक है ओके। ये आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम यहां पर मुझे नजर नहीं आ रही है। अब बताओ मेरे दोस्तों 23 चौका 92, ठीक है। देखो या तो x की वैल्यू 1/7 होगी, या फिर मेरे दोस्तों x की वैल्यू 2/7 होगी,
या 3/7 होगी, यही तो आएगा मेरे दोस्तों। अगर 1/7 पे बात नहीं बन रही है तो कहीं x का मान 2/7 तो नहीं, कहीं x का मान 2/7 तो नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों ये मेरे दोस्तों क्यूब बनना चाहिए नीचे क्यूब। अब 23 तो किसी का क्यूब बनेगा नहीं, जैसे 4 है, 4 को क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा 8, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी। x का मान अगर ये 1/7 पे फिट नहीं हो रहा तो कहीं 2/7 हो x का मान, या 3/7 हो सकता है, 4/7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे भाई। भाई ऊपर 23 है, नीचे है 7 क्यूब। अब 23 तो क्यूब बनेगा नहीं, 4 क्या, 4 को अगर मुझे क्यूब बनाना है तो 8 लिखना पड़ेगा। 4 का मतलब होता है मेरे दोस्तों ये 4 है, ये 4 है मेरे प्यारे भी, 4 4 को मैं नीचे ले आया मेरे दोस्तों, ठीक है। 4 किसी संख्या का क्यूब तो होता नहीं है, अगर 4 को क्यूब बनाना है तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऊपर है 23, तो बेटा मैंने ऊपर नीचे 2 से भाग कर दिया, 2 से, 2 से भाग कर दिया मैंने ऊपर नीचे, 4 दूनी 8 हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि ये है 3x + 1/x³। मैं बस जुगाड़बाजी कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूं मेरे दोस्तों। नीचे बन गया 7/2 का क्यूब, क्योंकि 8 जो होता है मेरे दोस्तों 2 का क्यूब होता है। ऊपर है 23/2, 23/2 क्या होता है, अगर x का मान 7/2 है तो क्या ऊपर 23/2 बनेगा, 3 × 7/2 21/2, 21/2 में 1 जोड़ेंगे 23/2, बहुत सही। 21/2 में 1 जोड़ेंगे 23/2, यानी कि x का मान अगर मैं कंपेयर करूंगा दोनों तरफ से तो x का मान कंपेयर करने पर 7/2 आएगा। तो बेटे अगर कहानी ना बन रही है, 1/7 नहीं फिट बैठ रहा है, तो 2/7 पे चेक करके देखो, 3/7 पे चेक करके देखो, कहीं ना कहीं पे सेट होगा। 4 था भाई, 23 तो क्यूब बन नहीं सकता, 4 को नीचे ले आया, 4 को क्यूब बनाने के लिए 8 की जरूरत है, ऊपर नीचे 2 से भाग कर दिया मेरे प्यारे भाई मैंने, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर ये 7/2 का क्यूब, ऊपर क्या होगा 3 × 7 = 21/2 + 1 23/2, तो कंपेयर करने पर x का मान 7/2 आ गया। अगर x का मान 7/2 आ गया तो ब्याज की दर कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ब्याज की दर है 1/x। x का मान कितना है 7/2, 7/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/7, और 2/7 कितना होता है अप्रोक्स 28.56%। तो ब्याज की जो दर है वो 28.56% है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, सी। गजब का सवाल है। एक बटे 7 14.28%, 2/7 28.56%। ये मैक्सिमम लेवल है। जो बच्चे छोटे मोटे पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो इस कंसेप्ट को ना पढ़े बेटा, उनके किसी काम का नहीं है। लेकिन हमारे पास वो बालक भी हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन कुछ तो एमबीए का पेपर भी देते हैं, ठीक है। जिनको लगता है हमारी समझ के बाहर की चीज है वो स्किप कर दें बेटा, स्किप कर दें, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, बनिए वाला सवाल आएगा आपके सामने। नेक्स्ट टाइप बनिए वाला सवाल, ठीक है जी, लाला जी वाला सवाल आएगा आपके सामने। और इस टाइप के बच्चों में आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा सॉल्व, 3 क्वेश्चन में आपको इस टाइप के सॉल्व करवाऊंगा। आप बोलोगे जी सर करवाइए। देखो बेटे होता क्या है, लाला जी क्या करते हैं कि लाला जी कम ब्याज की दर से पैसा लेके आते हैं और मेरे दोस्तों ज्यादा ब्याज की दर से गांव में आके दे देते हैं। तो बीच में जो भी एक्स्ट्रा है वो जो है मेरे दोस्तों प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है ना। सौरभ शर्मा कह रहे हैं सर एसबीआई पीओ के लेवल के ही कराओ सारे क्वेश्चन। मैं एसबीआई पीओ लेवल के करवाऊंगा तो ये सब बालक तैयारी छोड़ देगा, ठीक है ना। हमारे देश में एक बात बताता हूं, ये जो लोग कंपटीशन की तैयारी करता है ये सब हल्का हल्का पेपर का सवाल देख के तैयारी शुरू करता है। अगर किसी बालक को सीधे ही एसबीआई पीओ का पेपर दे दिया जाए, ये देख ये सवाल ऐसे आते हैं पेपर में, सरकारी नौकरी के लिए ऐसे सवाल करने पड़ते हैं, तो हमारा देश जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए ना 4-5 करोड़ बालक, उनकी संख्या कुछ हजारों में आ जाए, वो तैयारी करना छोड़ दें, ठीक है ना। बैंकिंग का लेवल बहुत ही ज्यादा भयानक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बैंकिंग की जॉब के हिसाब से
जैसी बैंकिंग की जॉब है, जैसी उसमें सैलरी मिलती है, जैसा वर्क प्रेशर है, जैसा स्टेटस है, उसके हिसाब से बैंकिंग का जो पेपर है वो बहुत मुश्किल है। सीजल में उल्टा है। सीजल में जिस हिसाब से सैलरी मिलती है, जिस हिसाब से जॉब है, स्टेटस है, रुतबा है, मेरे दोस्तों जान पहचान है, उस हिसाब से सीजल के लेवल का पेपर काफी लो है। इस वजह से सीजल की कट ऑफ बहुत ज्यादा है। इसलिए सीजल की तैयारी करते हैं 25 लाख 30 लाख बालक, 40 लाख फॉर्म गए, इस बार तो 42 लाख फॉर्म गए। बैंकिंग के जो तैयारी है वो बहुत कम बालक करते हैं, कम बालक। ओके, चलिए अगला टाइप आपके सामने आएगा, सवाल नंबर 40। करो बेटे, आसान टाइप है ये। हाँ जी यादव जी। देखो, ए ने 20 से 58 हजार की राशि 8% की साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार ली। उसने सी को समान दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 2 साल के लिए उधार दे दिया। 2 साल के बाद लेन देन में कितनी राशि का लाभ होगा? ये आंसर है मेरे प्यारे भाई, सॉरी ये सवाल है। देखो, एक बंदा है ए, एक बंदा है मेरे प्यारे भाई ए, ध्यान से सुनेगा। बहुत बेसिक सी बात है कि कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेके आएंगे और ज्यादा ब्याज की दर से गांव वालों को आके देंगे। ए ने 20 से 58 हजार रुपए उधार लिया 8% की दर से 2 साल के लिए। अब बताओ, ए ने पैसा उधार लिया है कितना? 8% की दर से उधार लिया साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए। तो ए को 2 साल में कितना ब्याज देना है? 1 साल में 8%, 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? ए को 16%। 58 हजार रुपए उधार लिया है तो ए को 58 हजार का 16% ब्याज देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा बी को। जैसे ए पैसा लेके घर को आया, उसने सी को, ए ने जो है सी को समान पैसा दे दिया 10% की दर से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल के लिए उधार दे दिया। अब 1 साल में 10% ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 21%। 10 और 10 का सक्सेसिव 21%। यानी कि ए ने पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे आदमी को उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ए को 16% ब्याज चुकाना पड़ेगा और ए खुद सी से 21% ब्याज लेगा। तो बीच में ए को 5% का फायदा हुआ। भाई चुकाना है 16%, लूंगा मैं 21% ब्याज, तो ए को 5% का फायदा होगा बीच में। 21 माइनस 16, 5% का फायदा होगा। जबकि उधार कितना लिया था? 58 हजार। तो 58 हजार रुपए का 5% ए को लाभ मिलेगा। 58 हजार का 10%, 5800, 5% आएगा 2900 रुपए, ए को 2900 रुपए का फायदा होगा। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत बेसिक टाइप है ये, ठीक है ना। चलो एक और सवाल ये करेंगे, सवाल नंबर 47। करो बेटा। एक लालाजी 6% की दर से पैसा उधार लेते हैं और साल के एंड में पेमेंट करते हैं ब्याज का। एक लालाजी 6% की दर से पैसा उधार लेते हैं, साल के एंड में पेमेंट करते हैं ब्याज का, ठीक है। वह इससे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देते हैं, जहां ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि होता है, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, साल के एंड में वो ब्याज लेते हैं, ठीक है। इस तरह उन्हें वार्षिक रूप से, यानी कि 1 साल में लालाजी को 1512 रुपए का लाभ हुआ। लालाजी को 1 साल में 1512 का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा है लालाजी के द्वारा, साहूकार के द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। देखो, एक साहूकार है, एक बनिया है, एक व्यापारी है। वो 6% दर से पैसा उधार लिया, कितना, और साल के एंड में पेमेंट करेगा। यहां कहानी कितने साल की दिखाई दी है? 1 साल की। लालाजी ने पैसा उधार लिया 6% की दर से और साल के एंड में, 1 साल के एंड में वो जो है पैसे का पेमेंट करेंगे। तो 1 साल बाद लालाजी को कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 6%।
लाला जी पैसा लेके घर के आए, उन्होंने दूसरे आदमी को पैसा उधार दे दिया, दूसरे आदमी को पैसा उधार दे दिया, 8% ब्याज की दर से उधार दिया, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, और साल के एंड में लाला जी ब्याज लेंगे। लाला जी 1 साल के लिए पैसा उधार लेके आए, घर पे आते ही दूसरे आदमी को पैसा उधार दे दिया 1 साल के लिए, लेकिन दूसरे आदमी को पैसा उधार दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। तो बेटे 1 साल में 8% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 6 महीने में 4%। तो लाला जी को 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 और 4 का सक्सेसिव होता है 8.16%। 4 + 4 + 4 × 4/100। तो लाला जी को 6% ब्याज चुकाना है, लाला जी को 8.16% ब्याज मिलेगा, तो लाला जी को बीच में फायदा कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 साल में 2.16% का उनको फायदा होगा। सवाल के अनुसार लाला जी को एनुअली वार्षिक 1 साल में फायदा कितना हुआ? 1512 रुपए का। तो लाला जी ने कितनी राशि उधार ली थी? उधार ली राशि यानी कि 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। दिस इज माय क्वेश्चन। यहां से दशमलव हटाएंगे तो बेटे यहां 2 जीरो आ जाएगा। बताओ कितनी बार जाएगा? 216 सत्ते जाएगा, 1400 और 112 1512। तो 1% की वैल्यू 700 रुपए है, 100% की वैल्यू आ गई 700 × 70,000। 1% की वैल्यू 700 रुपए, 100% की वैल्यू 70,000। डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है 48। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, लास्ट क्वेश्चन है, बताएं। बता चुका हूं प्रत्युष जी। हां जी विकास गुज्जर जी पूछिए। अखिलेश ने साधारण ब्याज पर 50,000 रुपए उधार लिए और उस राशि को समान किंतु वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय ब्याज दर पर राकेश को उधार दे दी। 2 साल की समाप्ति पर राकेश ने अपना उधार चुकाया, फिर अखिलेश ने अपना उधार चुकाया, और इस प्रक्रिया में अखिलेश को 180 रुपए का लाभ हुआ। अखिलेश को तो पूछा है ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर कितनी है? बहुत बढ़िया सवाल। ये एक बंदा है मेरे दोस्तों, अखिलेश। अखिलेश एक बंदा है। बहुत अच्छा सवाल है अखिलेश जी। अखिलेश 50,000 रुपए उधार लेके आए। अखिलेश 50,000 रुपए उधार लेके आए किसी बंदे से, सिंपल इंटरेस्ट पर। किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अखिलेश उधार लेके आए 50,000 रुपए साधारण ब्याज पर किसी आदमी से 2 साल के लिए। अब जैसे उधार लेके आए और उसने वो पैसा समान उसी ब्याज की दर पे, समान जिस ब्याज की दर से अखिलेश पैसा उधार लेके आया है, सिर्फ उसी ब्याज की दर से, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर राकेश को उधार दे दिया। यानी कि अखिलेश ने वो पैसा आते राकेश को उधार दे दिया मेरे दोस्तों, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर समान ब्याज की दर से। 2 साल की एंड पर राकेश ने अपना उधार चुकाया। 2 साल बीत गए, यानी कि अखिलेश ने 2 साल के लिए पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, और उधार लेकर जो है 50,000 रुपए उधार लिया और राकेश को दे दिया 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। राकेश ने उधार चुकाया अखिलेश को, अखिलेश ने उधार चुकाया भाई पहले आदमी को। आप बोलोगे हां जी सर, तो अखिलेश को बीच में फायदा हुआ होगा। अखिलेश को बीच में फायदा हुआ होगा क्योंकि अखिलेश ने उधार लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे आदमी को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। नंद कुमार झा 10 और 10 का सक्सेसिव फॉर्मूला से कई बार बताऊं। अखिलेश को 180 का लाभ हुआ। ये लाभ क्यों हुआ है? यही 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है। यही 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस है 180 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर। तो पूछा ब्याज की दर कितनी है, तो बेटा प्रिंसिपल है 50,000 रुपए, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस 180 रुपए। कल का लेक्चर देखो, मैंने कल के ही लेक्चर में आपको पढ़ाया है। अगर 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस दिया है, आपको प्रिंसिपल दिया है, तो ब्याज की दर क्या होगी? √D/P। डिफरेंस कितना? 180। ब्याज की दर कितनी है मेरे दोस्तों? 50,000।
5 से 180 36 बार जाएगा, 36 का अंडर रूट 6 और 10,000 का अंडर रूट 100, 6/100 क्या होता है 6%। तो ब्याज की दो दर है वो 6% पर एनम है। बी ऑप्शन आंसर है, कल ही समझाया था। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। देखो तीनों वैरायटी करवा दी मैंने सेम टाइप में, या तो लाभ पूछेगा या प्रिंसिपल पूछेगा या ब्याज की दर पूछेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल, सवाल नंबर 49 और 50। ठीक है, सवाल नंबर 49 और 50 मेरे प्यारे भाई। ठीक है, दो क्वेश्चन हम आपके सामने करवाएंगे, दो क्वेश्चन। बहुत प्यारे सवाल है ये दोनों ही, थोड़ा छोटा कर देते हैं सवाल को। देखो ये जो सवाल हैं ये पिछले साल 2022 में और 2023 में बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन ICAR इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में इस वैरायटी का सवाल आया है। मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप SSC के और पेपर्स देखोगे तो उनमें आपको ये सवाल मिलेगा। सिलेक्शन पोस्ट में भी आया है, करेंगे मेरे प्यारे भाई। कुछ भी नहीं है, जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही कंसेप्ट यहां पर लगेगा। देखो, सुधा ने अपनी सेविंग को दो स्कीम ए और बी में लगाया 3:5 के रेशियो में। सुधा ने दो स्कीम्स ए और बी में पैसा इन्वेस्ट किया है 3:5 के रेशियो में। ए ने स्कीम ए में अगर 3 रुपए इन्वेस्ट किया है सुधा ने, तो स्कीम बी में 5 रुपए इन्वेस्ट किया है 1.5 साल के लिए। ईच फॉर 1.5 साल, दोनों में ही 1.5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया है, ईच फॉर 1.5 ईयर। तो सुधा ने दो स्कीम में पैसा लगाया, स्कीम ए और स्कीम बी में 3:5 के अनुपात में 1.5 साल के लिए। ठीक है, योजना ए 20% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देती है जो कि हर 6 महीने में कंपाउंड होता है। बहुत बढ़िया सवाल। सवाल यह है कि स्कीम ए जो है वो इंटरेस्ट ऑफर करती है 20% का, जो कि हर 6 महीने में कंपाउंड होता है। अब बताओ, स्कीम ए में पैसा लगाया गया 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए पैसा लगाया गया। आप बोलोगे हाँ सर, ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड होता है, तो 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, हो गया 1.5 साल। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, बेटे क्या हो गया 1.5 साल हो गया। आप बोलोगे सर, ब्याज अगर 1 साल में 20% है, ब्याज 1 साल में 20% है, तो 6 महीने में कितना होगा 10%। ब्याज 1 साल में 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा 10%। ब्याज की दर 1 साल में 20% है, तो 6 महीने में कितना होगा 10%। तो स्कीम ए में कितना ब्याज मिलेगा, स्कीम ए में 10 का सक्सेसिव, स्कीम ए में 33.1% ब्याज मिलेगा। क्लियर है, लेंदी लैंग्वेज है। तो स्कीम ए में 33.1% कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। आगे पढ़ते हैं सवाल को। बोला है जबकि स्कीम बी ऑफर करती है इंटरेस्ट रेट 10% का पर एनम, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। स्कीम बी 10% पर एनम का ब्याज ऑफर करती है जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई स्कीम बी में भी पैसा 1.5 साल के लिए लगाया गया। कितने साल के लिए लगाया गया 1.5 साल के लिए। तो 1 साल की पूरी साइकिल बन जाएगी और आधा साल आधा ही रह जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटे एक बात बताओ, स्कीम बी ऑफर करती है 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि वार्षिक सृजित होता है। तो 1 साल में 10% ब्याज है, तो आधे साल में कितना ब्याज होगा 5%। तो स्कीम बी में जो ब्याज मिलेगा 10 और 5 का सक्सेसिव मिलेगा। 10 5 का सक्सेसिव क्या होता है 10 + 5 + 10 × 5/100। कितना आएगा ये 15.5%। तो 15.5% मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा स्कीम बी में। आप बोलोगे हाँ जी सर, स्कीम बी जो है वो हमें 15.5% का ब्याज देगी 1.5 साल में। ठीक है। यदि दोनों के इफ डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी 152.6 रुपए, यदि ए और बी से जो हमें ब्याज मिला है
उस ब्याज के बीच अंतर 152.6 है। तो पूछा है स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, स्कीम बी में कितना पैसा लगाया गया है, ये आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई। देखो, सुधा ने दो स्कीम में पैसा लगाया है, ए और बी में 3:5 के रेशियो में मेरे प्यारे भाई। स्कीम ए में 33.1% ब्याज है, स्कीम बी में 15.5% ब्याज है। तो आप मुझे बताओ, दोनों स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया गया है, स्कीम ए और स्कीम बी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो 3:5 के रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। यहां मैं ना 2 जीरो बढ़ा देता हूं, 2 जीरो बढ़ा देता हूं। क्यों बढ़ाई मैंने 2 जीरो? भाई स्कीम ए में अगर 300 यूनिट इन्वेस्ट किया गया तो स्कीम में 500 यूनिट इन्वेस्ट किया गया। क्यों? ब्याज निकालने के लिए, जिससे कि परसेंटेज आसानी से निकल जाए। भाई स्कीम ए में कितना ब्याज है? स्कीम ए में 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट है। 300 का 33.1% कितना है? तो आप कहोगे सर 99.3। तो स्कीम ए में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, स्कीम ए में इतना ब्याज आपको मिलेगा। स्कीम बी में कितना ब्याज है? 15.5%। तो मैंने 2 जीरो इसलिए बढ़ाए जिससे परसेंटेज आसानी से निकल सके, कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है। स्कीम बी में कितना ब्याज है? 500 का 15.5%। कितना आएगा बेटा? परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 75 और 2.5 77.5। तो स्कीम बी में ब्याज है 77.5 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, स्कीम ए में ये ब्याज है, स्कीम बी में ये ब्याज है, दोनों में ब्याज का अंतर कितना है? दोनों स्कीम में जो ब्याज मिला है उस ब्याज का अंतर कितना है? घटाओगे। 13 में से 5 गया 8, और 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 21.8। तो स्कीम ए और स्कीम बी से जो ब्याज रिसीव हुआ उसका डिफरेंस 21.8 है। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? सवाल में इसकी वैल्यू 152.6 रुपीज दे रखी है। बताओ कितने गुना है? जल्दी से बताओ कितने गुना है? दशमलव से दशमलव चल जाएगा, कितने गुना है? तो साफ साफ कह सकते हो कि 7 गुना है, 7 टाइम्स है। 270, 1400, 1870, 126, 1400, 126, 1526, 7 गुना है। तो आपसे पूछा स्कीम बी में निवेशित राशि, स्कीम बी में कितना पैसा निवेश किया गया? 500 यूनिट। तो 500 यूनिट की वैल्यू भी 7 गुना होगी। 500 का 7 गुना कितना आ जाएगा? 3500 रुपए। तो स्कीम बी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया? 500 यूनिट। 500 की वैल्यू भी 7 गुना होगी, 3500 रुपए। अच्छा सवाल है, लेंदी सवाल है ये। ठीक है बेटे, प्रीवियसर सवाल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया, प्रीवियसर क्वेश्चन है। आप इस तरीके से करोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम से कम रहेगी। 2 जीरो बढ़ा लिया करो, इससे क्या होता है? परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। ठीक है बेटा, वन ईयर विकास गुज्जर जी। तो हम डायरेक्ट परसेंटेज का डिफरेंस, उससे क्या होता? सवाल में बेटा प्रिंसिपल पूछा, आप परसेंटेज का डिफरेंस लेते तो ब्याज आ जाता। ये इन्वेस्ट राशि कैसे निकालते? इन दोनों में रिलेशन आपको बना के रखना है ना, आपसे तो इन्वेस्टेड अमाउंट पूछा है। ठीक है भाई, इजी सवाल है, लेंथ मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करना। एक सवाल और है, ये आप मुझे करके बताएं। ऐसा ही सवाल है बेटा, ये मुझे करके बताओ आप जल्दी से। सवाल नंबर 50, ये आप मुझे करके बताओ। करिए।
करिए। यस, सभी बच्चों का आंसर आया है, कुछ का छोड़कर। 24,000 रुपए सवाल का आंसर है। अरे कम से कम एक तो ठीक कर दिया करो, हैं? एक तो ठीक कर दिया करो। एक सवाल मैंने कराया, अगर छोटे बालक की तरह भी करोगे ना, ऐसे ऐसे कदम पे चलकर, तो भी कर लोगे। हर चीज के लिए मेरी उंगली पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब आपके सामने एक सवाल करवा दिया, सारे कंसेप्ट आपको पता हैं, आप कंपाउंड टेस्ट के 250 सवाल लगा चुके हो, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे खुद से? इसका मतलब आप गधे हो, हैं? अगर आप 250 सवाल लगाने के बाद भी नहीं सीख रहे हो, हैं? मैंने कम से कम आपको 5 घंटे से ज्यादा बेसिक इसमें पढ़ाया है, और आप सारी परसेंटेज जानते हो, क्यों नहीं कर पा रहे? फिर एक सवाल भी ऐसा हो गया तो मतलब आप लीचड़ आदमी हो, कचरा हो, कलंक। सही कहता हूं मैं आपको। फिर तो आपको यहां से हटा के खेतों में काम करवाना चाहिए। चलिए, अगला टाइप आपके सामने आएगा। सवाल नंबर आपके सामने 51। ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे। अगला टाइप, चलो अगला टाइप बड़ा आसान है मेरे प्यारे भाई। ओके, पहले मैं इसको बेसिक डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं आपको कंसेप्ट करवाऊंगा। बोला है 84,54 को 2 भागों में क्रमशः 13 साल और 15 साल के लिए 12% की दर पर इन्वेस्ट किया जाता है। 84,54 की धनराशि को 2 भागों में, यदि इन दोनों भागों से समान मिश्र धन प्राप्त होता है तो दोनों निवेशों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। अगला टाइप है, 2 क्वेश्चन होंगे इस टाइप पे। इस टाइप का नाम है सेम अमाउंट। ये लैंग्वेज आएगी। ठीक है, सेम अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर है? देखो, आप में से हर कोई जानता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमको अमाउंट निकालना है n साल के बाद, तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल। ब्याज की दर अगर 8% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर n। भाई जितने सालों बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर कर देते हैं। जैसे बच्चों, एक आदमी के पास 8454 रुपए हैं। 8454 रुपए के आदमी ने 2 भाग करे, मैंने नाम दे दिया उनको ए और बी। 8454 रुपए के आदमी ने 2 भाग करे, मैंने उनको नाम दे दिया ए और बी। 2 भाग करे, दोनों को हमने उधार दे दिया 13 साल के लिए और 15 साल के लिए 12% की दर पर। अगर ब्याज की दर 12% है, 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 28/25। अगर ब्याज की दर 3/25 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटे? 28/25। 13 साल बाद अमाउंट कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 13। दूसरा हिस्सा है 20 रुपए, ब्याज की दर 12% है, 3/25, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 3/25, 28/25। ये हमने 15 साल के लिए पैसा उधार दिए, तो 15 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 15। बोला है दोनों इन्वेस्टमेंट से समान अमाउंट प्राप्त होता है। तो ये बेटा, ये पहली इन्वेस्टमेंट का 13 साल बाद अमाउंट है, दूसरी इन्वेस्टमेंट पे 15 साल बाद अमाउंट है, दोनों से समान अमाउंट प्राप्त होता है, तो हम इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। यहां से मेरे प्यारे भाई ए से बी का रेशियो क्या आ जाएगा? जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर ये उधर चला जाएगा। अब पावर 13 से, बेस तो सेम है, पावर 13 से पावर 15 कटेगी, पावर 13 से पावर 15 कटेगी, तो कितना बचेगा? पावर 2। तो 28/25 की पावर क्या आ जाएगा? 2। ये दोनों पार्ट का, जो हमने 8454 रुपए के जो 2 भागों में ब्रेक किया है, ये दोनों पार्ट का रेशियो आ गया। तो बेटे ये था इसका बेसिक मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये लिखना है ना ये लिखना है। सीधा आपको एक शॉर्टकट, एक नियम याद रखना है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा सवाल आएगा, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा सवाल आएगा जहां पे सेम अमाउंट निकाले, जहां आपको मेरे दोस्तों सेम अमाउंट है, अमाउंट इक्वल है मेरे प्यारे भाई, कि एक धनराशि है, उसके हमने 2 हिस्से करे, दोनों हिस्सों को हमने इन्वेस्ट किया 13 साल 15 साल के लिए 12% की दर से। ब्याज की दर 12% है बेटा, 3/25, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 28/25।
तो इन दोनों भागों का क्या अनुपात होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। दोनों भागों का क्या अनुपात होगा, कैसे निकालेंगे? सीधा भाई, जो समय में गैप है 13 साल और 15 साल में कितने का गैप है? 2 साल का गैप है। बस मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर दो। समय में 3 साल का गैप है, पावर 3 करेंगे। 5 साल का गैप है, पावर 5 करेंगे। 4 साल का गैप है, पावर 4 करेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर देंगे, दोनों भागों का अनुपात आ जाएगा डायरेक्ट। यानी कि 28 का स्क्वायर 784 और 25 का स्क्वायर 625, यानी कि 8454 को 2 पार्ट में निवेश इन्वेस्ट किया गया। 784 रेशियो 625 के अनुपात में 8454 की टोटल धनराशि को। आपसे इनका डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस कितना आएगा? 9, 7 में से 2 गया 5 और 159, डिफरेंस आएगा 159 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पर टोटल अमाउंट कितना है? 8454। तो टोटल अमाउंट कितना है भाई? टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल इन दोनों का योग 5 4 9 8 2 10 की 0 हासिल 1 7 1 8 6 14, टोटल है 1409। 1409 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 8454 है। कितने गुना है? तो आप कहोगे सर सीधा सीधा 6 गुना है। आपसे दोनों पार्ट का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस भी 6 गुना होगा। तो 15 छिक्का 90 900 और 9 छिक्का 54, 954। तो 954 दोनों भागों का डिफरेंस आ जाएगा। यही सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 954। समझ में आ गया? ठीक है, तो पहले मैंने आपको बेसिक समझा दिया मेरे प्यारे भाई, लेकिन वो करना नहीं है आपको, सीधा शॉर्टकट इस सवाल में ध्यान रखना है। ऐसा ही एक सवाल और है बेटे, सवाल नंबर 52 करके बताएं जल्दी से, जल्दी से करो एक और सवाल। चलो ध्यान से देखो। एक आदमी के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 12 साल 16 साल है। उनके बैंक खातों में 1,34,470 की धनराशि इस प्रकार इन्वेस्ट की जाती है कि 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर पुत्रों की 21 साल की उम्र होने पर उन्हें समान मिश्र धन मिलता है, उन्हें इक्वल अमाउंट मिलता है। देखो आगे ना सवाल वही सेम। तो आपसे पूछा छोटे बेटे का भाग ज्ञात कीजिए, छोटे बच्चे का शेयर ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपके सामने। एक आदमी के 2 बेटे हैं, एक की उम्र 12 साल है, दूसरे की उम्र 16 साल है। ठीक है, तो एक उनके पापा ने उनके बैंक खाते में टोटल कितना पैसा डाला? दोनों के बैंक खाते में 1,34,470 डाला है। कुछ हिस्सा छोटे बच्चे के अकाउंट में जाएगा, कुछ बड़े बच्चे के अकाउंट में डालेगा। इस प्रकार इन्वेस्ट किया है दोनों के अकाउंट में पैसा कि ब्याज की दर है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 20% 1/5। ब्याज की दर 20% 1/5 है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 6/5। कि जब दोनों बेटे 21 साल की उम्र पे आएंगे तो उनको मेरे दोस्तों समान अमाउंट मिलेगा, समान अमाउंट यहां पर मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, समान अमाउंट है तो दोनों बच्चों की उम्र में गैप कितने का? 4 साल का है भाई। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहला बेटा 12 साल से 21 साल का होगा, पहले बेटे के पास 9 साल का समय है। भाई जो दूसरा बेटा है वो 16 साल से 21 साल का होगा, 5 साल का समय है। तो इनके बीच मेरे दोस्तों कितने का गैप है? 4 का ही गैप है। तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना कर देंगे? 4। तो 6 की पावर 4 आ जाएगा 1296 और 5 की पावर 4 आ जाएगा मेरे दोस्तों 625। यानी कि अपन लोग ये कह सकते हैं कि उस आदमी ने दोनों बेटों के अकाउंट में जो पैसा है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा। 1296 रेशियो 625 के अनुपात में। अब गौर करने वाली बात यह है कि छोटे बच्चे को कितना मिला होगा, बड़े बच्चे को कितना। देखो अमाउंट सेम होना चाहिए, हियर अमाउंट शुड बी सेम। देखो छोटा बच्चे के पास समय ज्यादा है, छोटे बच्चे के पास 12 साल से 21 साल तक 9 साल का समय है, तो छोटे बच्चे को ब्याज ज्यादा मिलेगा। भाई छोटे बच्चे के पास 9 साल का समय, तो छोटे बच्चे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो उसके खाते में पैसा कम डालो। बड़े बेटे के पास 5 साल का ही समय है,
तो बड़े बेटे के पास 5 साल का समय, उसको ब्याज कम मिलेगा तो उसके अकाउंट में पैसा ज्यादा डालो। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। छोटे बेटे को ब्याज ज्यादा मिलेगा, 9 साल है उसके पास, तो पैसा कम डालो, प्रिंसिपल कम डालो। बड़े बेटे को मेरे दोस्तों ब्याज कम मिलेगा, 5 साल ही है, तो उसके खाते में पैसा ज्यादा डालो। तो यानी कि मेरे दोस्तों बड़े बेटे को तो मिलेगा 1296 यूनिट और छोटे बेटे को मिलेगा मेरे प्यारे भाई 625 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर, उनके खाते में जो पैसा है इस अनुपात में डाला गया होगा। छोटे बच्चे का शेयर आपसे पूछा है, छोटे बच्चे का शेयर है 625 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? टोटल देखो 6 5 11 का 1, हासिल 1 9 1 10 2 12 का 2, हासिल 1 12 1 13 और 6 18 1821। 6 5 11 का 1 9 1 10 2 12 का 2, हासिल 1 12 1 13 6 19 आएगा 1921। तो आएगा 1921। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। आउट ऑफ टोटल कितने का? 1,34,470 रुपए का। बताओ कितनी बार जाएगा? 1,34,470 कितनी बार जाएगा ये? 7 बार। बिल्कुल सही, 7 बार जाएगा। 19 7 133 21 7 147 70 हो गया। अब 70 से गुणा हो जाएगी तो 42,000 और 25 7 175, 42,000 और 1750, तो 43,750 रुपए आ गया मेरे प्यारे भाई। छोटे बच्चे का शेयर 43,750 रुपए, पहला ऑप्शन आंसर है। राजीव जी नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए बेटे, कोई जरूरत नहीं समझने की फिर आपको। वेरी गुड प्रिंसा तिवारी, ठीक है ना। आगे चलेंगे। अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 53, नेक्स्ट टाइप और आखिरी टाइप। आखिरी टाइप आपके सामने है, सवाल नंबर 53 करके बताएं। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल करो बेटे, कौन करेगा? ठीक है, बनाओ। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया। पहले साल के एंड में 4200 रुपए, दूसरे साल के एंड में 4410 रुपए का पेमेंट करके अपना कर्जा खत्म कर लिया। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। उधार ली गई राशि बताओ। देखो, एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, मुझे नहीं पता कितना पैसा उधार लिया। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, 1 साल के बाद उसने 4200 रुपए चुका दिया। क्या करा? 1 साल के बाद उसने 4200 रुपीज चुका दिया कर्जा। और 2 साल के एंड में, ध्यान सुनिएगा, 1 साल के बाद 4200 रुपए चुकाया है और उस आदमी ने 2 साल के बाद 4410 रुपए चुकाया है। 2 साल के बाद 4410 रुपए, ठीक है। अपना कर्जा खत्म कर दिया, कुछ पैसा उधार लिया, 1 साल बाद 4200 रुपए चुकाया और सेकेंड ईयर के एंड में 4410 रुपए करके कर्जा खत्म कर लिया। ब्याज की दर 5% पर एनम है। कितना पैसा उधार लिया था? ब्याज की दर है 5% पर एनम, यानी कि 1/20। 1/20 ब्याज की दर 5% पर एनम है, 1/20। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 21/20। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले 2 साल की कहानी देखो, इसको बिल्कुल भूल जाओ, आप इसको बिल्कुल भूल जाओ मेरे दोस्तों। ये देखो, इसको आप बिल्कुल भूल जाओ कि ये कुछ है भी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। जस्ट बिल्कुल भूल जाइए। एक बात ध्यान सुनो, 1 साल के बिल्कुल भूल जाओ। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया, 2 साल बाद 4410 रुपए चुकाया। ब्याज की दर है 5%, 1/20। देखो, ब्याज की दर 5% 1/20, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 21/20। यानी कि अगर कोई आदमी आज 20 रुपए उधार लेता है, अगर कोई आदमी आज 20 रुपए उधार लेता है तो 1 साल बाद 21 चुकाएगा। 2 साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा? 20 स्क्वायर रेशियो 21 स्क्वायर, ये होगा।
ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। या अगर कोई आदमी, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा। अगर किसी आदमी ने अगर आज 400 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद 441 चुकाने पड़ेंगे। बात क्लियर है। अगर ब्याज की दर 5% है 1/20, अगर किसी आदमी ने आज 400 रुपए उधार लिए हैं तो 2 साल बाद 441 चुकाने पड़ेंगे। 2 साल बाद 4410 चुकाया आदमी ने, तो आज कितना उधार लिया होगा, 4000 रुपए। आज उस आदमी ने 4000 रुपए उधार लिया होगा, जो 2 साल बाद 4410 रुपए चुकाना पड़ा। आज 4000 उधार लिया होगा, जो 2 साल बाद 4410 रुपए उतारना पड़ा। आदमी ने 1 साल के बाद 4200 रुपए चुकाया है। ब्याज की दर है 5%, 1/20, ब्याज की दर 1/20 है। अगर किसी आदमी ने 20 यूनिट उधार लिया है तो 1 साल बाद 21 चुकाना होगा। अगर किसी आदमी ने आज 20 यूनिट उधार लिया है, 20 रुपए उधार लिया है, तो 1 साल बाद 21 चुकाना पड़ेगा। 1 साल बाद चुकाया कितना, 4200 रुपए। तो 21 की वैल्यू 4200 रुपए, 200 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 4000 रुपए। यानी कि आज आदमी ने 4000 रुपए उधार लिया होगा, जो 1 साल बाद 4200 चुकाया। आज 4000 रुपए उधार लिया, 1 साल बाद 4200 चुकाया, तो आज कितना कर्जा लिया होगा उस आदमी ने, 4000 रुपए। ब्याज की दर 5% है, 200 रुपए ब्याज लग के 1 साल बाद 4200 चुकाना पड़ा। तो आज आदमी ने कितना कर्जा लिया होगा, 4 × 4 8000 रुपए आदमी ने उधार लिया होगा। बी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल है, इससे बेहतरीन, इससे गजब का, इससे लॉजिकल सवाल बन नहीं सकता। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल मेरे दोस्तों ये है। ओके, इसको खुद से ट्राई करना आप सवाल नंबर 54 को। हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर है लास्ट आपके सामने, 55 और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, लास्ट क्वेश्चन बनाए। यस जीत कुमार जी, फिर से बताने लायक नहीं है शुभम। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट वैरायटी भी है, लास्ट टाइप भी है। देखो, एक आदमी ने 50,000 रुपए उधार लिया बैंक से 10% की दर से, जो एनुअली कंपाउंड होता है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में वो 15,000 रुपए चुका देता है एज पार्ट पेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। हर साल के एंड में वो 15,000 रुपए पेमेंट करता है लोन और इंटरेस्ट की फॉर्म में। ही हाउ मच डज ही स्टिल ओ टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। ऐसी 3 इंस्टॉलमेंट के बाद अभी भी उसको बैंक को कितना पैसा देना है, कितना पैसा देने के लिए बाकी है। सुनो, बहुत आसान सवाल है, केवल कैलकुलेशन इस सवाल में और कुछ भी नहीं। एक आदमी ने 50,000 रुपए का कर्जा लिया, 50,000 रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, कितने की दर से, 10% ब्याज की दर से। आदमी हर साल के एंड में 15,000 रुपए चुका देता है। पैसा उधार लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर साल के एंड में 15,000 रुपए चुका देता है। तो 3 साल तक उसने ऐसा किया। 3 साल के बाद उसे बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा। एक आदमी ने 50,000 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर 10% है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 50 10 55,000। 1 साल बाद 55,000 रुपए मेरे दोस्तों अमाउंट हो जाएगा। 1 साल के बाद 55,000 हो जाएगा। 55,000 में से उसने 15,000 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना, 45,000 रुपए कर्जा बचा। 50,000 पे 10% ब्याज लग के 55,000 अमाउंट हो जाएगा। 55,000 में से 45,000 रुपए चुका दिया, 15,000 रुपए चुका दिया, तो अब कितना बचा मेरे दोस्तों, 40,000। 40,000 रुपीस कर्जा बचा। कर्जा कितना बचा, 40,000 रुपए कर्जा बचा। अब फिर इस पे 10% ब्याज लगेगा। 40,000 पे 10% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, 44,000। यानी कि मेरे दोस्तों 2 साल बाद 44,000 रुपए अमाउंट हो जाएगा। फिर 2 साल के बाद उसने फिर से 15,000 रुपए चुका दिया। अब 44,000 में से फिर से 15,000 रुपए चुका दिया, तो अब उसका कर्जा कितना बचेगा, 29,000 रुपए कर्जा बचेगा। 44 में से 15 घटाओ, 29,000 रुपए, 29,000 रुपए कर्जा बचेगा। अब इस पे फिर से 10% ब्याज लगेगा। अब 29,000 पे फिर से 10% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 29,000 का 10% होता है 2,900 रुपए, 31,900 रुपए।
31,900 मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 31,900 हो जाएगा अब उसका कर्जा। फिर उसने 15,000 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? फाइनली 16,900 रुपए बचा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 31 माइनस 15, 16,900 रुपए कर्जा बचा। यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट चुकाई, 15,000 15,000 15,000 की, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा आखिर में 16,900 रुपए बच गया कर्जा, वो उससे सबसे आखिर में चुकाना पड़ेगा। तो 3 किस्त के बाद उससे 16,900 रुपए का पेमेंट करना बाकी है, और यही हमारे सवाल का आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सरल, बहुत बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों। लेटेस्ट आया था एग्जाम में, मैंने लेटेस्ट वाला करवाया है। इससे 2-4 कैलकुलेटिव सवाल भी आ रखे हैं पेपर में, इजी डाटा का है, हर बच्चा समझ पाएगा। इसी तरीके से आपको ये सवाल करना है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है इस सवाल को करना। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये मेरे दोस्तों पूरी तरीके से खत्म होता है, समाप्त होता है। मिट्टी डालो इस चैप्टर पे। जैसा मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है वैसा आपको कहीं से भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के भी कहोगे कि भाई साहब ये सारे टाइप हमको करा दो, नहीं करवाएंगे। ठीक है ना? इजी ही है बेटा, बस थोड़ा लेंदी है। इजी तो है, मुश्किल थोड़ा ना है। ठीक है बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया। इंस्टॉलमेंट की एक छोटी सी क्लास है, 1.5 घंटे की एक छोटी सी क्लास है, जिसकी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। इंस्टॉलमेंट एक बोरिंग चैप्टर है, पेपर में उतना आता भी नहीं है, एक क्लास है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना? इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। परसेंटेज, रेशियो, CI SI बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया सब कुछ। ठीक है? दी एंड, लेक्चर ओवर, कहानी खत्म मेरे दोस्तों। बाय।